मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं लास्ट टॉपिक बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। उसमें और भी लाइन छोड़ देंगे, दो चार और जोड़ेंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ में, जैसे और बढ़ाते हैं आगे तब। लेकिन हम लोग जितना लिखे उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दो लिखाए थे कि चार्ज कंडक्टर पर अपना हो और सराउंडिंग में कोई चार्ज हो, लेकिन उसके पूरे अपने चार्ज के कारण भी और सराउंडिंग के चार्ज के कारण भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर विल बी ज़ीरो। और उसी तरह नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने चार्ज कंडक्टर के अपने चार्ज के कारण और उसके सराउंडिंग के चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा पूरे इंटायर कंडक्टिंग वॉल्यूम में हर पॉइंट पर सेम होगा। तो इस दो पॉइंट के आधार पर मैं सवाल बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, और तब फिर आ रहे हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेज, ये सब के केसेस को बताने का। कैपेसिटर में ज़्यादा डिटेल में चलेंगे वो सब चीज़, लेकिन अभी जो हम सवाल बताने जा रहे हैं बच्चों उस पर ध्यान दोगे। मैं दो प्रॉपर्टीज़ बोला, कंडक्टर का अपने चार्ज के कारण और सराउंडिंग के चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट विल बी ज़ीरो। दूसरा मैं बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इन इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अपने चार्ज के कारण और प्लस सराउंडिंग के चार्ज के कारण। इसी दो पॉइंट पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक सवाल मैं लिख दिया हूँ एक कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, जिस पर कितना चार्ज क्यू चार्ज दे दिए हैं और रेडियस क्या है आर। अगर यह इसके सराउंडिंग में आइसोलेटेड कंडक्टर होता तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो चार्ज यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म रूप से बटेगा। पहला तो ये चार्ज क्यू दिया है, रेडियस आर है कंडक्टर का, और ये पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस, यानी इसके सरफेस से इस फिगर में दिया हुआ ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। 3 पॉइंट्स आर चूजन ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, सी रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, सेंटर ऑफ स्फीयर। ए इज जस्ट इनसाइड द क्या चीज़, सरफेस ऑफ कंडक्टर। बी भी जस्ट इनसाइड। अब तुमसे कहता है यह तीनों पॉइंट कहाँ पर है भाई, सी सेंटर हो गया, अंदर में ही है, ए भी अंदर में है, बी भी अंदर में। अब प्रॉब्लम जो पूछ रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के आधार पर यहाँ भी फील्ड जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। पूरे इंटायर वॉल्यूम में इसके अपने चार्ज के कारण और सराउंडिंग के चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बिना बनाए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर क्या चीज़, ज़ीरो। वेक्टर में लिखा जाएगा, ये वेक्टर ई बी वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैं बोला। दूसरा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी ड्यू टू कंडक्टर फॉर ओनली, है ना। या भी सिर्फ कंडक्टर के चार्ज के कारण क्या होगा, ए पर, बी पर, सी पर। अब इस ए पर दो चार्ज, इसके कारण भी फील्ड था और इसके कारण भी, दोनों इक्वल और अपोजिट होना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ की बात कर लें हम लोग पहले, एट ए। दूसरा पार्ट कर रहे हैं सवाल का, पहला तो हम लोग कर लिए। दूसरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी ड्यू टू कंडक्टर ओनली, सिर्फ कंडक्टर के कारण मेरा बच्चा। तो क्या होगा, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए is 0, therefore at A क्या बोले, EQ वेक्टर, यह स्मॉल क्यू चार्ज के कारण और यह कैपिटल क्यू चार्ज जो इस पर बटा हुआ है। अब देखो यूनिफॉर्म रहेगा नहीं, यह इसके कारण कंडक्टर पर चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ इंडक्शन की घटना होगी, सराउंडिंग में जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड
करेगा, डिस्टर्ब करेगा, मतलब फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वह कहलाएगा नॉन इन्फॉर्म हो जाएगा। इन्फॉर्म अगर ये नहीं रहता तो इन्फॉर्म होता। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि चार्ज कंडक्टर के बगल में चार्ज दे देने से क्या होगा। इस पर का चार्ज इन्फॉर्म, स्फेरिकल कंडक्टर पर का चार्ज इन्फॉर्म रूप से बटेगा या नॉन इन्फॉर्म, तो आंसर होगा नॉन इन्फॉर्म। यहाँ बच्चों क्या निकला, हमको यू क्यू निकालना है। ई क्यू वेक्टर बराबर माइनस ई क्यू। अब ई क्यू क्या है, इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, सिंपल फार्मूला है पॉइंट चार्ज के केस में। क्या लिखोगे, माइनस साइन रहेगा ही, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ कोई चार्ज इसका साइन नहीं दिया रहा तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव तो इधर होगा, निगेटिव अगर इसको x माना जाए तो माइनस आई होगा, यह माइनस माइनस प्लस, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आई। ई क्यू निकल गया। कहाँ निकाले हम लोग, ए पॉइंट पर। अब चले किस पर, फिर दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी पर। इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेना है। अब देख लो भाई, पहले फिर सवाल समझ गए ना। एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर क्यू चार्ज दिए हैं, रेडियस आर है, इस ए पॉइंट से आर दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज क्यू डाल दिए हैं, तो आपको पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है ए पर, बी पर, सी पर। ए भी जस्ट इनसाइड बोल रहा है, बी जस्ट इनसाइड, सी सेंटर है। कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड क्या होगा, ए पर, बी पर, सी पर, सब पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इस क्यूब चार्ज के कारण और प्लस इस सराउंडिंग वाले चार्ज के कारण। अब देखो भाई, वो पहला पॉइंट हो चुका। दूसरा कहता है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी ड्यू टू सिर्फ क्यू चार्ज के कारण जो कंडक्टर पर डाले। तो देखो भाई, अकेले रहता तब तो जीरो लिखा था यार, कंडक्टर के अंदर में फील्ड जीरो इस चार्ज का, लेकिन इसके सराउंडिंग में एक चार्ज डाल दिए हैं बगल में। तो अब देख रहे हैं दोनों का फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा, और तब नेट फील्ड जीरो होगा मेरा बच्चा। तो इसी का दूसरा केस मैं बताने जा रहा हूँ। कहाँ पर ले जा रहा हूँ, बी पर। फिर इसी तरह बी पर क्या होगा, पहले रुको, मेरे बच्चों देखो अब आगे बी पर क्या होगा, एट बी, फिर वही चीज़ ई क्यू वेक्टर माइनस ई क्यू वेक्टर प्लस ई क्यू वेक्टर बराबर 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू चार्ज ऑन इटसेल्फ, और क्या चीज़, सराउंडिंग चार्ज। तो यह हमको निकालना है ई क्यू। कहाँ पर निकाल रहे हैं, बी पर, या कहाँ निकाल रहे थे, ए पर निकाले थे। ई क्यू वेक्टर बराबर माइनस ई क्यू वेक्टर। अब देखो क्यू क्या चार्ज के कारण, इस पॉइंट पर फील्ड क्या, ये डिस्टेंस कितना बच्चा, आर, यह आर, यह 2, मतलब आर, तो 3r टोटल। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 3r स्क्वायर, फिर क्या, माइनस आई कैप, एक्स एक्सिस का इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं कि यह क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 9r स्क्वायर इंटू क्या चीज़, आई। या बी पर निकला बच्चों। सिमिलरली एट सी, ई क्यू वेक्टर प्लस ई क्यू वेक्टर बराबर 0। ध्यान दोगे भैया, यहाँ ई क्यू का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस अलग है, चार्ज। तो क्या होगा, ई क्यू वेक्टर बराबर माइनस ई क्यू वेक्टर, फिर से ई क्यू वेक्टर का वैल्यू सी के लिए कहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस आर। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r का होल स्क्वायर अलॉन्ग माइनस आई, फिर यहाँ इसी डायरेक्शन में होगा मेरा बच्चा। तो क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4r स्क्वायर आई। सबको कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक दूसरे का, लेकिन हम लोग का सवाल का है ना, दूसरा पार्ट सवाल का यही था कि सिर्फ कंडक्टर पर के चार्ज के कारण क्या होगा, फील्ड बताना है, ए पर, बी पर और सी पर, तीनों केस हो गया। अब चले तीसरा केस, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए बी सी। मेरे बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर में हर जगह क्या होगा, सेम होगा।
अब कैसे ए पर, बी पर, सी पर, है ना, नेट पोटेंशियल निकालने का। अब यहाँ तो चार्ज क्या होगा, इसके कारण सब जगह क्या है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहा नहीं, लेकिन होगा कहाँ पर इस चार्ज, ये क्यू चार्ज ही रहेगा, सरफेस पर ही बटा रहेगा। तो सेंटर के लिए वो पोटेंशियल क्या हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, कैपिटल Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, है ना। सी पर का पोटेंशियल बड़ा आसानी से निकल जाएगा। चार्ज कहीं भी चला है लेकिन डिस्टेंस तो R ही होगा ना भाई, यूनिफॉर्म रूप से नहीं बटा रहेगा। इस चार्ज के कारण कंडक्टर पर आसानी से चार्ज इधर उधर शिफ्ट कर जाएगा, है ना। उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन बोलते हैं बच्चों, कि जब किसी कंडक्टर पर चार्ज कंडक्टर पर क्या, चार्ज कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे बच्चों, है ना, तो क्या होगा, उस पर का चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। एक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पहले भी बताए थे, तो वही उसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो बच्चों अब हम लोग पोटेंशियल निकालने चले, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो ए पर होगा वही सी पर होगा, वही बी पर होगा। आसान कहाँ है निकालना, सी पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल के तीसरे पार्ट पर चल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी की बात करें। पहले भी तो इस चार्ज के कारण भी क्यू के कारण Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R, चार्ज सारा चार्ज यहीं पर आ जाए Q, तब भी पोटेंशियल क्या होगा, Q/4। चार्ज बटा रहे तब भी क्या होगा, सरफेस पर स्फीयर, तो सारा का पोटेंशियल क्या हो गया, सेंटर पर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। सिर्फ कंडक्टर पर के चार्ज के कारण यह पोटेंशियल हुआ बच्चों। अब इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R। ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 2R। यही तुम्हारा क्या हो गया, सी पर का नेट पोटेंशियल होगा, ए पर का भी नेट पोटेंशियल यही होगा, बी पर का भी नेट पोटेंशियल यही होगा। मतलब एज VA बराबर VB बराबर VC, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, B and C आर सेम, इसलिए VA बराबर VB बराबर VC लिखा जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो चुका चला, और VA बराबर VB बराबर VC या VC निकाले हो, टोटल कितना हो गया, VA बराबर VB बराबर VC बराबर यही Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R बाहर आ गया, क्या होगा Q प्लस Q/2, यह पोटेंशियल निकला, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला पार्ट क्या कहता है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, B एंड C ड्यू टू क्या चीज़, कंडक्टर ओनली। अब सिर्फ कंडक्टर के कारण A पर क्या पोटेंशियल होगा, B पर क्या होगा, C पर क्या होगा, सो दिखाना है। अभी देख लेते हैं पहले इसको, है ना। A पर बात करें तो A पर इसके कारण भी और Q के कारण भी, VQ यह निकालना है आपको, और स्मॉल q के कारण कितना होगा भाई, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यह किसके बराबर, नेट पोटेंशियल के बराबर, जो मैं लिखाया इस तरह का चीज़, है ना। यह कॉमन लिखे, लेकिन हम लोग थोड़ी के लिखे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R और Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R। इस तरह की बात, हमको VQ निकालना है, इसलिए VQ बराबर कहाँ की बात कर रहे हो बच्चों, A पर की बात कर रहे हैं। VQ बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R और Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ ध्यान देना, ये बचेंगे। तो यह कहाँ निकला, Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, मतलब जो इस स्फीयर के पर चार्ज है उसके कारण A पर का पोटेंशियल, उसकी इसके प्रेजेंस में, Q चार्ज के प्रेजेंस में। इतनी बात समझ गए। फिर सिमिलरली इसी तरह कहाँ पर, एट, बोलो मेरा बच्चा, B पर की बात करें तो B पर
वी क्यू अपॉलस उस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, Q/4πε0 3R। मेरा बच्चा यह ध्यान देना थोड़ा, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, तो उसको वही निकालना है बी पॉइंट पर, तो वी क्यू और पॉलस उस चार्ज का पोटेंशियल इतना हो गया Q/4πε0 3R। और यह नेट पोटेंशियल के बराबर है कितना, वो लिखा हुआ है भाई Q/4πε0 R, यहीं से Q/4πε0 2R, या नेट पोटेंशियल। इस सब में दोनों में एक ही पॉइंट था कि कंडक्टर पर का अपना चार्ज और सराउंडिंग पर के चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम पूरे इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में। इसी कंसेप्ट पर ये सवाल क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड बात हो गई। देखो भाई क्या होगा, तो वी क्यू क्या निकल कर आएगा मेरा बच्चा, Q/4πε0 R, और इसको हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करें, है ना, Q/4πε0 2R और माइनस Q/4πε0, सॉरी यह स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, 4πε0 3R। सॉल्व कर लें, निकल जाएगा। अभी सवाल को समझना था, बार बार है ना, इस किस कंसेप्ट पर यह सवाल बना सो देख लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सब पता है, Q/4πε0 R था, प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है Q/4πε0 R², पॉइंट चार्ज के, सारा उसी पर कंसेप्ट बना हुआ है। लेकिन मेन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। तो इस सवाल को ढंग से थोड़ा सा मैं फिर अभी आगे बढ़ रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम पर ही फ्लक्स से रिलेटेड बात करेंगे थोड़ा सा, और फिर और सवाल तब दिखाते हैं। तो बच्चों फिर से है ना बेसिक बात को लेकर बढ़ते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर के केस में क्यू चार्ज जब दिया गया स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस r है, तो KQ/R², Q/4πε0 R² बोलते हैं। इस तरह r क्या है, रेडियस, और अगर सिग्मा के टर्म में बात करें, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के टर्म में, तो σ/ε0। इफ़ Q इज कांस्टेंट, क्या बोलोगे, अब बाहर आउटसाइड रहेगा तो स्मॉल r लिखते हैं, तो उस केस में E वैरीज क्या होगा, r⁻⁻2 जब Q इज कांस्टेंट। और इफ़ सिग्मा इज कांस्टेंट तो E वैरीज क्या, r⁻0 लिखा जाएगा, कोई है ना सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या चीज़, कांस्टेंट जब सिग्मा कांस्टेंट। अगर मान लो एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस मेरा बच्चा 2r है, और केस फर्स्ट में दोनों पर चार्ज क्या है, Q है, Q चार्ज है, या दे रहे दो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फर्स्ट और या सेकंड। तो E1/E2 बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, चार्ज क्या है, कांस्टेंट, तो चार्ज कांस्टेंट में क्या होगा, यह (1/r²) इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, तो R2/R1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। और यहाँ पर R2 के जगह 2R है बच्चों, तो 4r² बाई क्या चीज़, r², 4:2 क्या चीज़ 1। इस पर ज़्यादा फील्ड होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा इसके तुलना में। लेकिन केस सेकंड में, या केस फर्स्ट था कि दो कंडक्टर है इस तरह का है, और केस सेकंड में क्या है, इफ़ सिग्मा इज सेम फॉर बोथ कंडक्टर्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1/E2 बराबर 1:1,
आर से इंडिपेंडेंट होगा, सिग्मा फिक्स्ड है तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो इसके लिए भी आएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो इसके लिए भी आएगा। कंडक्टर के सरफेस पर कंडक्टर के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई। ये छोटा सा पॉइंट था। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बता रहा था, है ना, कहा कि पूरा कंडक्टर मान लो हम लोग इस तरह का शेप बना दें, पूरा कंडक्टर बना दें। मैं कंडक्टर का छोटा पार्ट ले रहा था, उसमें याद आना चाहिए, और इसमें छोटा सा टुकड़ा लिए थे। इसके कारण यहाँ पर फील्ड क्या ले रहे थे, E1, और रिमेनिंग पोर्शन के कारण क्या चीज़, E2 वेक्टर, और E1 और E2 का वैल्यू बराबर आया था मेरा बच्चा, सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन जीरो। अब इसको कहता है कि एक तरह का ये बर्तन है, उस पर ढक्कन है, उस ढक्कन को हटा दिए, चार्ज फॉर्मली चार्ज वाला कंडक्टर वाला है, इस ढक्कन को हटा दिए तो फील्ड कितना होगा, तो ढक्कन के बिना जो फील्ड होगा, चाहे इस छोटे से पार्ट को काट के हटा दे उसके कारण जो फील्ड होगा, है ना, वह कितना होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू क्या चीज़, रिमेनिंग चार्ज आफ्टर रिमूवल ऑफ स्मॉल पीसेस, स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो क्या होगा, फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन जीरो। ई को हटा दिए, सेकंड पार्ट में क्या है, सिर्फ इसी तरह का कंडक्टर बना देंगे और स्पेस दिखा देंगे बच्चों, खाली जगह दिखा देंगे, यहाँ से ये छोटा सा एरिया को हटा दिए, तभी इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, E2 लिखना सिखाए थे, वह सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन। समझिए, पूरा स्फेरिकल कंडक्टर है, उसमें फील्ड सिग्मा बाई इप्सिलॉन जीरो होता है। इस छोटा सा टुकड़ा का और इस रिमेनिंग पोर्शन का फील्ड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाले में साबित करके दिखाए थे कि E1 बराबर E2 होगा और वो उसका वैल्यू सिग्मा बाई ट्वाइस। अब इस छोटे से पार्ट को हटा दिया गया तो बचे हुए क्या है, पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो दिस मच, है ना, सिग्मा बाई ट्वाइस। अब इस सवाल को अपना दिमाग में बैठा लिया, अब किस तरह का सवाल फ्रेम होगा और किस तरह से आंसर दोगे सो होगा, है ना। अभी और टिपिकल बातें मैं सिखाने जा रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट सब मैं सिखाने जा रहा हूँ अभी, पहले इसको आप ढंग से देख ले। और बच्चों, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, केवल ग्राफ देखो प्लॉट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, है ना। यहाँ दो कंसेंट्रिक मेटालिक सेल है, एक पर प्लस क्यू चार्ज स्मॉल क्यू और दूसरे पर प्लस स्मॉल, है ना, कैपिटल क्यू चार्ज है। इंडक्शन की घटना होगी, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू। अभी अब तुमको कह रहा है कि जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इसके अंदर में नेट फील्ड, पहले हम लोग इसके कारण सोचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल सेल, आर लेस देन ए के लिए ई बराबर क्या चीज़, 0। मेरा बच्चा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचे, ई और यह आर है, यह आर बराबर ए का केस है, तो उसके आगे अब क्या होगा, यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा। इसके बाद यहाँ तक तो फील्ड 0 है, ए तक, उसके बाद क्या होगा, इस तरह का ग्राफ होगा मेरा बच्चा, कंटिन्यूसली। बी से बाहर भी जा ले, यह बी है, इससे बाहर भी पॉइंट होगा तो पोटेंशियल इसी तरह घटता चला जाएगा। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल सेल का ई और आर का ग्राफ। अब किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिग सेल, कंडक्टिंग सेल के कारण। इस सेल के कारण इसके अंदर में फील्ड क्या होगा, सब जगह क्या चीज़, 0, है ना। आर बराबर बी तक क्या होगा, इस सेल के कारण फील्ड 0, और उसके बाद क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिए हो तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, रिपल्सिव ही होगा। पॉजिटिव वाला बात करेंगे तो इसका क्यू बड़ा है तो इसके तुलना में उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में होगा तो जुटेगा नेट फील्ड के केस में। अभी तो बस इसी तरह का ग्राफ क्या करेंगे, दिखा देंगे।
हाँ, अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो जाता बच्चों तो इसका अट्रैक्शन वाला केस बनता और नीचे हमारा प्लॉट ग्राफ आता। अभी इसमें क्या होगा, दोनों को मिलाकर नेट फील्ड का ग्राफ क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ई वेक्टर और आर का ए तक तो जीरो ही था, ये बी तक में फील्ड किसके कारण था, सिर्फ क्यू वाला के कारण था। अब उसका ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ तक जीरो है, यहाँ तक फील्ड क्या होगा, क्यू वाला के कारण, और फिर इसमें फील्ड क्या होगा, इसी तरह का कुछ है ना। यह आर बराबर क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, बी, यह आर बराबर ए, और यह जब आर ग्रेटर देन क्या हो गया बी की बात कर लेंगे तो दोनों फील्ड के कारण इसका फील्ड होगा, लेकिन दूरी के कारण घटेगा और इसके कारण। लेकिन इसमें मेन सवाल क्या हो जाता, अगर हम इस सवाल को चेंज कर दें या माइनस क्यू चार्ज करते, मेरे को वो समझाना था, लेकिन यह संयोग से प्लस क्यू लिखा गया तो मैं प्लस क्यू वाली बात को समझाने का कोशिश किया। फिर से बोलो, इसके कारण अंदर में फील्ड जीरो, इसके कारण भी अंदर में फील्ड, जब ए स्मॉल आर का वैल्यू ए से छोटा होगा तो न इसके कारण स्मॉल सेल के कारण भी नहीं होगा और बिगर सेल के कारण भी कोई फील्ड नहीं होगा। ये तो हो गया, तो इसके कारण ये दिखा रहे हैं कि यह फील्ड जीरो हो गया। फिर इसके कारण क्या होगा, इसके बीच में सिर्फ इसके कारण होगा, है ना, और इसके कारण कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन इसके बाहर जाएंगे तो नेट फील्ड क्या वाला बात हो जाएगा, इस आउटसाइड जी ई आउटसाइड बोले तो क्यू प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर वाला बात हो जाएगा। क्यू प्लस क्यू चार्ज वाला केस इन्वर्स स्क्वायर लॉ का बात करेगा, दोनों चार्ज की। और जब माइनस क्यू होगा तब थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा सो मैं दिखा देता हूँ, पहले इसको देख लो भाई, है ना। अब मैं यही रहने दूंगा, मैग्नीट्यूड क्यू को ग्रेटर देन क्यू ही होगा, लेकिन अब साइन में बदल देता हूँ और तब ग्राफ का नेचर दिखाता हूँ। वो सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आपको करेक्ट को चुनना रहेगा सिर्फ। अब इसी सवाल को हम लोग बदल रहे हैं, आप पूरे को बढ़िया से आप देख लिए। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू कर रहे हैं और क्यू ग्रेटर देन क्या चीज़, इस तरह से बात। यह नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो अब करना है, इस ग्राफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। अब इस ग्राफ में क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, जब आर ग्रेटर देन बी होगा तो कौन सा होगा, अट्रैक्शन वाला केस होगा, है ना, टुवार्ड्स द कंडक्टर वाला केस होगा। तो उस केस में जो ग्राफ आएगा बच्चा, इसके कारण ज़्यादा फील्ड है, लेकिन कैसा अट्रैक्टिव वाला बात करेंगे, इस तरह दिखाएंगे, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, इस जब आर ग्रेटर देन बी होगा, यहाँ पर की बात कर ले, यह आर बराबर बी वाला बात कर ले यहाँ पर भी, तो ये तो एक सिंगल इसके कारण हम सेल के कारण वो बताए ग्राफ। अब जो है इसमें क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा इससे, काहे कि स्मॉल कैपिटल क्यू जो है स्मॉल क्यू से क्या है, छोटा है मैग्नीट्यूड में। तो यह नेट ग्राफ जो होगा सो अब यहाँ पर क्या बदल जाएगा मेरा बच्चा, ये पहले वाला प्रॉब्लम का था, इसमें अब जो ग्राफ बचेगा, है ना, जब आर ग्रेटर देन बी वाला तो उसमें इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें एग्जिस्ट किया, है ना, इसके बीच में, इसके अंदर में किस दोनों के कारण नहीं होगा, और इसके कारण ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन वाला होगा, इसके कारण रिपल्सन वाला होगा, तो अट्रैक्शन वाला नेगेटिव वाला में दिखाएंगे। यह चेंज हो गया मेरा बच्चा उससे, जब यह नेगेटिव, ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या केस का, है ना। तो इस तरह की बात देखो बच्चों, तो इतना देख लिए। इस यह पहले वाला रिजल्ट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह रिजल्ट Q माइनस क्यू, है ना, नेट चार्ज, और कैसा होगा, यह अट्रैक्शन वाला केस होगा, अट्रैक्टिव होगा, टुवार्ड्स द कंडक्टर होगा, नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट है, तो इधर होगा बाहर वाला केस में। तो बस ये ग्राफ हमको समझाना था कि किस तरह का बात करता है। अभी और आगे धीरे धीरे छोटा छोटा सवाल हम लोग लेके बढ़ते हैं।
बच्चों, टू कंडक्टिंग प्लेट्स M and N, दिखाने को थोड़ा सा इस तरह दिखा रहे हैं। प्लेट्स क्या होगा, है ना, कोई वो सीट लो तो। अब एक प्लेट्स इस तरह का, दूसरा प्लेट्स इस तरह का, थोड़ा सा मोटा टाइप का दिखाते हैं। कितनों पतला सीट लेंगे, कंडक्टिंग सीट है तो उसमें दो सरफेसेस की बात करेंगे हम। यह M, यह N, चार्ज कितना Q1, इस पर Q1 चार्ज दिया गया, नहीं कुछ लिखा है तो पॉजिटिव है, और इस पर Q2 चार्ज दिया गया बच्चों। Q1 ग्रेटर दैन Q2 माना जाए, दिया रहता ही प्रॉब्लम सब में, तो Q1 ग्रेटर दैन। इसके बीच में अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें तो फील्ड किधर होगा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स, नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की ओर। अब सवाल में कहता क्या है, ये दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, और एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। अब तुमको दिखाना है कि इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, है ना, प्रूव दैट द चार्जेज ऑन द इनर फेसिंग सरफेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा, लेकिन एक प्लस और एक क्या चीज़ माइनस, वो दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि दोनों चार्ज क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा साइन में। तो इस तरह की बात। और उसके बाद क्या दिखाना है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द फोर सरफेसेस। कौन फोर सरफेसेस है, M का ये सरफेस, M का नीचे वाला, और N का इसके टुवर्ड्स, और ये आउटसाइड वाला। तो चारों सरफेस पर टोटल चार्ज दिखाना है। और इस छोटे से जो कभी पॉइंट निकालेंगे उससे हम लोग बड़ा बड़ा सवाल को टेक्निक के तहत क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देख लो भाई, इस पर चार्ज Q1 है, हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके अंदर में, इस प्लेट के अंदर में, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर में। इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर में फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, इतना बात पता है सबको। हम लोग क्या करें, क्लोज सरफेस की बात करें। तो बच्चों, क्लोज सरफेस की बात करेंगे जिसके अंदर यह पॉइंट आएगा, P पॉइंट। एक सरफेस है, एक प्लेट है, मतलब ये छत को ही हम लोग क्या ले ले, फर्श को ही दो प्लेट ले ले, है ना, और तब हम लोग क्या कर दे, एक सरफेस ले लिए, उसके अंदर प्लेट के अंदर एक सरफेस, इस फर्श के अंदर, मतलब बात है ना, इस सरफेस इसके अंदर में, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में। अब तुमको बताना है यह एरिया किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस फेस पर जो फ्लक्स होगा, ये फेस मान ले रहे हो, और इस फेस पर एरिया इधर और फील्ड नीचे, तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। यहाँ पर फ्लक्स विल बी ज़ीरो, फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ बड़ा चार्ज है या छोटा चार्ज, दोनों पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज हम बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर लगेगा। तो यही है, इस दोनों फेस पर फ्लक्स जीरो हो गया। किस आधार पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर में बात करो तो फील्ड ही क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके अंदर में भी फील्ड ही क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो पूरे इस क्लोज सरफेस में, है ना, तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। और फ्लक्स जीरो, इसका मतलब क्या होगा, गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से बच्चों, कि फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी क्या चीज़, जीरो। तो इसके अंदर में टोटल चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर इस पर हम लोग कोई चार्ज मानेंगे, क्या चीज़, यह Q है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, माइनस Q। नेट दोनों इक्वल और अपोजिट होगा तभी नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा मेरा बच्चा। तो नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो होना चाहिए। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा इस, है ना, इस दोनों फेस के तरफ, एक दूसरे की तरफ वाले फेस पर। तो इनर फेस पर करते, इनर फेसिंग सरफेसेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, साबित हो गया। अब लिटरेचर लिखना आपको काम है, लिखेंगे। क्लोज गॉसियन सरफेस हम लोग एज्यूम किए इस तरह का कि जिसका एक फेस क्या है, इस ऊपर वाले कंडक्टर M के अंदर है, दूसरा फेस कंडक्टर N के अंदर में है, और ये दोनों इस पर क्या है, पर। तो इस केस पर फ्लक्स
जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे पर पड़े। इस पर भी वही बात है। और इसके अंदर में कंडक्टर के अंदर में बच्चों फील्ड जीरो होता है, इसलिए फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि इसमें नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो हो गया तो इस सरफेस पर क्या मान लेंगे, कोई चार्ज एक्स, तो इस पर चार्ज क्या होगा, -x आएगा, तभी टोटल चार्ज क्या जीरो होगा। तो हम लोग चार्ज को स्मॉल क्यू लिखे और यह स्मॉल क्यू। अब बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या हो गया। तो अब इसको अलग से दिखा रहे थे आपको हम, है ना। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द 4 सरफेसेस के लिए क्या बात करें। इस पर चार्ज कितना Q1, इस पर कितना आ गया Q आ गया इसी में से। तो इस पर अब चार्ज कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, या M पर Q1 माइनस Q और यह Q, और N वाले पर यहाँ -Q चार्ज बोलेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, Q2 प्लस Q, Q2 प्लस Q। पर P पर बात कर लेते हैं, है ना। तो P पर क्या होगा बच्चों, कई चार्ज हो गया, दिस कई फील्ड होगा, 4 फील्ड होगा। अब इसके कारण किधर होगा, यह प्लस वाला है नेट, और यहाँ किधर होगा डाउनवर्ड, इस प्लस Q के कारण अपवर्ड, इस -Q के कारण फिर क्या चीज़, या यहाँ टेस्ट चार्ज वाला बात होगा तो नीचे की ओर फील्ड लगेगा, और यहाँ प्लस चार्ज है तो किधर की ओर, ऊपर की ओर फील्ड। तो इस पर नेट फील्ड P पर क्या होगा, जीरो होगा। उस आधार पर हम लोग क्या पॉइंट बनाएंगे, वहाँ लिखेंगे, एरिया मान लेंगे प्लेट का A है, तो क्या होगा बच्चों, एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो लिखेंगे एक एक करके। Q1 माइनस Q बट्टा ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A, है ना। यह किधर वाला, डाउनवर्ड वाला P पर, इसके कारण Q1 माइनस Q के कारण, Q के कारण किधर, ऊपर वाला, नीचे वाला को ही प्लस ले रहे हैं और ऊपर वाला को माइनस, तो क्या हो जाएगा Q बट्टा ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A। फिर इस -Q वाले के कारण किधर होगा बच्चों, है ना, वहाँ टेस्ट चार्ज तो नीचे की ओर ही होगा, तो नीचे की ओर वाले को प्लस लेंगे तो कितना लेंगे, Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0। अब बच गया इस चार्ज के कारण नीचे वाला Q2 प्लस Q के कारण बचा, तो Q2 प्लस Q के कारण किधर होगा, ऊपर की ओर। नीचे वाला को प्लस लिए हैं तो ऊपर वाला को माइनस लोगे। यहाँ फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, Q2 प्लस Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A बराबर जीरो। नेट फील्ड एट P विल बी जीरो। हम P पर नेट फील्ड निकाले हैं चारों चार्ज के कारण, इस सरफेस पर के चार्ज के, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। इसके कारण किधर होगा, नीचे, इसके कारण ऊपर, नीचे वाला को प्लस तो ऊपर वाला को माइनस। फिर यह माइनस के कारण किधर होगा मेरा बच्चा, नीचे की ओर होगा, है ना, वह क्या लिए प्लस। और फिर क्या, इसके कारण किधर होगा भाई, ऊपर की ओर हो गया, या प्लस वाला इधर, यहाँ टेस्ट चार्ज को ऊपर ठेले तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर हो गया, तो क्या होगा बच्चों, उसको माइनस में ले लिए। तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A जीरो हो गया इधर मल्टीप्लाइड होकर। तो क्या बचेगा, Q1 माइनस Q माइनस Q2, और यह माइनस है तो माइनस Q बराबर जीरो। इट मीन्स क्या निकला, यहीं से बच्चों क्या होगा मेरा बच्चा, इसको ले चले ऊपर, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर लें, सारे बच्चे ध्यान दोगे। 4 चार्ज के कारण 4 फील्ड हुआ, चारों प्लेट सरफेस के कारण। यहाँ दिखा दिए तो क्या निकल कर आया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2Q। तो Q बराबर Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इस पर का चार्ज क्या होगा, तो Q1 माइनस Q, है ना, चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ M, आउटर सरफेस ऑफ M, Q1 माइनस Q, हाउ मच, Q1 माइनस Q2 बाई 2। क्या बचेगा बच्चों, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2।
क्या बचा Q1 प्लस Q2/2। यह काम का चीज़ निकला। एक पर चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज Q2 है ना, इस पर चार्ज Q2 था बच्चा, तो टोटल चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस Q2। और तो इसके आउटर सरफेस पर क्या होगा Q1 प्लस Q2/2। 4 गो प्लेट होगा, सब पर चार्ज दिया रहे तो नेट चार्ज जोड़ देंगे और उसका हाफ हाफ कर देंगे तो क्या होगा, दोनों आउटर सरफेस पर जो वो आउटर प्लेट होगा 2 गो, आउटर मोस्ट प्लेट जो 2 गो होगा उसके आउटर सरफेस पर का चार्ज क्या होगा, सब चार्ज का क्या चीज़ हाफ, सब चार्ज के सम का हाफ। यह पॉइंट को बार बार बोल कर याद कर लेना है। तो Q1 प्लस Q2/2 हो गया। और इसी तरह किस पर देखेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे चार्ज ऑन क्या चीज़, आउटर सरफेस ऑफ N। सेम वैल्यू आएगा मेरा बच्चा, कैसे निकालोगे Q2 प्लस Q2 और Q के जगह जस्ट Q1 माइनस Q2/2 कितना होगा बच्चों, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2/2 क्या बचेगा Q1 प्लस Q2/2। दोनों चार्ज सेम हो गया ये और ये। तो लास्ट में आंसर कैसे दोगे, चारों चार्ज का सब निकल चुका है, चारों चार्ज का वैल्यू, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q। हम लोग अलग से एक फ़ोटो बना देंगे जिस पर सब चार्ज को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ जगह है, इसी पर हम लोग क्या कर लें, दिखा दें। यह M और यह स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा नज़दीके दिखा देते हैं, लेकिन जैसा है वैसा ही है वो। यहाँ चला Q1 प्लस Q2/2, यहाँ भी Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ माइनस Q, तो Q1 माइनस Q2/2 और यहाँ पर क्या माइनस Q1 माइनस Q2/2 या माइनस, तो यह Q2 माइनस Q1/2। यह चारों प्लेट पर का चारों सरफेस का क्या निकल गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए है ना। 2 गो क्लू मैं लिखा देता हूँ इस पर है ना, जगह नहीं है तो हम इसके मिलताने के बाद हम आपको लिखा देते हैं दोनों पॉइंट से आपको बढ़िया से। लिख लो बच्चों है ना, ये प्रॉब्लम 4 में दे दिया हूँ, सब फटाफट आपको मैं बताता हूँ पड़ता है। जैसे पॉइंट 2 को अभी जो हम लोग ग्रेजुएशन की मतलब सवाल में लिखा है उसमें चार्जेस ऑन अपोजिट इनर फेसेस आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in sign. Or charge is charging on outermost surface बराबर सिग्मा Q/2। ये सिग्मा Q क्या, तो टोटल चार्ज जितना जायज प्लेट होगा, जायज कंडक्टिंग प्लेट होगा, सब का चार्ज जोड़ कर बाई 2 का देंगे, आउटर सरफेस पर का चार्ज, ये इम्पोर्टेंट Q हो जाएगा है ना। अभी जस्ट हम लोग 2 प्लेट के केस में दिखाए, अब 4 सवाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट का क्या यूज करेंगे। तो अब बताओ यहाँ टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 2 प्लेट पर है और चारों सरफेस पर आपको क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। 10 लगा के तो हम कभी लगे कोई पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ चार्ज एक्स मानेंगे यहाँ की, इस तरह से चार्ज का सब नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर में भी 0 जैसे इससे पहले वाले केस में किए। लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट वाला बात है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर 3Q, इसका हाफ कितना 3Q/2, तो प्लस 3Q/2 और प्लस 3Q/2। आउटर सरफेस पर का चार्ज सिग्मा Q/2। ये एक तरह से हम लोग इस प्लेट वाले केस में टेक्निक लगा दी है। अब बताइए यहाँ टोटल चार्ज है कितना Q, जिसमें से प्लस 3Q/2 यहाँ है यहाँ Q, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा माइनस Q/2 मिला के प्लस Q हो गया, तो यहाँ माइनस Q/2, फिर यहाँ क्या चीज़
प्लस Q/2 है ना। और यहाँ है ना, मैं जो पॉइंट बोल रहा था, मैं माइक मेरा ज़रा डिस्टर्ब हो गया था तो आवाज़ आपको नहीं गई होगी, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। चार्जेज ऑन अपोजिट इनर फेसेस आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, है ना। दोनों सरफ इनर फेसेस पर जो है ना एक दूसरे के टुवर्ड्स है, उस पर जितना एक पर माइनस होगा तो दूसरे पर प्लस, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस, इक्वल और अपोजिट इन साइन होगा, एक पॉइंट। और जितना प्लेट होगा सब पर का टोटल चार्ज जितना दिया हुआ है ये पहले इनिशियल कंडीशन में, तो जो आउटर मोस्ट फेसेस होगा, सरफेसेस होगा, उस पर टोटल चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2 वाला बात करेंगे। तो यहाँ पर एक अब क्लू पर सवाल बता जा रहे हैं, गॉस लॉ पर नहीं, वो हम गॉस लॉ वाला पर बता दिए हैं इससे जस्ट पहले वाले केस। यहाँ Q और 2Q है तो टोटल चार्ज 3Q हुआ, तो 3Q/2 और 3Q/2, या सिर्फ इस तरह के प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, पैरेलल प्लेट के केस में हो लागू होगा। तो यह 3Q, यहाँ Q चार्ज था पहले से और यहाँ 3Q/2 है, बाद में आए, तो यहाँ Q ही है और 3Q/2 होना है, तो ये चार्ज होना कितना था Q, पहले से Q, और यहाँ 3Q/2 हो गया तो ज़्यादा हो गया, तो जितना से ज़्यादा हुआ उतना ही माइनस चार्ज इस पर होगा, तो -Q/2, यहाँ -Q/2 हुआ तो नियरर फेस पर सेम चार्ज होगा लेकिन अपोजिट साइड +Q/2, और यहाँ पहले से 2Q है, यहाँ Q/2 हो गया +Q/2 इसी में से, तो बच गया कितना 3Q/2। अब चले हम लोग दूसरे सवाल पर। यहाँ 4 कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ है, सब पर का चार्ज दिया हुआ है मेरे बच्चा 10 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम माइनस में 5 4 कितना होगा 10 + 5 + 4 19 - 3, तो 16 माइक्रोकुलम। इट मीन्स इस पर का चार्ज क्या होगा आउटर सरफेस पर का 16/2 8 माइक्रोकुलम, और यहाँ भी क्या होगा 8 माइक्रोकुलम प्लस में। अब यह 8 माइक्रोकुलम है, यह 10 माइक्रोकुलम इनिशियल था, 8 माइक्रोकुलम यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा +2 माइक्रोकुलम। यहाँ क्या होगा मेरा बच्चा -2 माइक्रोकुलम, यहाँ -2 है, यहाँ -3 पहले से था, -2 है, तो यहाँ -1 माइक्रोकुलम होगा, यहाँ +1 माइक्रोकुलम होगा मेरा बच्चा। अब +1 माइक्रोकुलम है या +4 है, अब +5 है पहले से, तो यहाँ +1 आ गया तो +4 माइक्रोकुलम लिखाएगा। ये बात समझो भाई। अभी जस्ट आप रहते क्लास में, यहाँ पर होम अपना समझे, ये 2 सर बता दिए तो तीसरा चौथा खुद भी कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखा देता हूँ लेकिन आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा देर आप रोक दोगे और अपने से सॉल्व करोगे, लेकिन मैं अभी जस्ट करता हूँ। यह कितना है टोटल चार्ज -3 -7 और 6 और 4, ये टोटल जोड़ो तो 0 हो गया, तो इसका मतलब इस पर क्या होगा 0 माइक्रोकुलम, इस पर भी 0 माइक्रोकुलम, और यहाँ +4 माइक्रोकुलम तो -4 माइक्रोकुलम, यहाँ -3 माइक्रोकुलम है, -4 माइक्रोकुलम हुआ तो +1 माइक्रोकुलम हो जाएगा, तो यहाँ फिर -1 माइक्रोकुलम, यहाँ -7 है तो क्या हो जाएगा -6 माइक्रोकुलम हो जाएगा बच्चा। और यहाँ तो आना ही है कि इतना ही आएगा, 0 है तो यह -6 है तो यह +6 माइक्रोकुलम, यहाँ +6 माइक्रोकुलम, यहाँ 0 है तो यह +6 माइक्रोकुलम इस आधार पर भी। और यह जो है ना अपोजिट फेस है, इनर अपोजिट फेस पर जो है वह इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, सो देखा दिए। इस पर भी आप कर सकते हो, आप फटाफट वाला बात करेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का बात करो, टोटल चार्ज क्या 3Q + Q - 2Q, तो कितना हो गया +2Q चार्ज। तो यहाँ पर क्या चार्ज बचेगा Q, तो यहाँ 0 चार्ज होगा, फिर यहाँ 0 और यहाँ कितना -2Q, और यहाँ -2Q जो +Q है, यहाँ -2Q तो +2Q, और यहाँ तो पहले से यह Q है ना, +2Q था तो Q, तो यहाँ भी Q होगा, या +3Q हो गया टोटल। ये थोड़ा सा टेक्निक वाली बात हो गई। इस पर इस तरह का सवाल सबको हम लोग प्रैक्टिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं हम लोग, है ना। 2 इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया आपको, चार्जेज ऑन अपोजिट इनर फेसेस आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, और चार्जेज ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस बराबर क्या σQ, टोटल जितना प्लेट है सब पर का चार्ज को जोड़ दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये एक क्लू मिल गया मेरा बच्चा। हम अब का है ना, फिर हम लोग फ्लक्स वाला जैसे गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग सवाल बनाए थे,
चाहे उसका डेरिवेशन किए थे, उसी से रिलेटेड क्यूब से रिलेटेड बात करते हैं हमने, है ना। दो छोटा सा प्रॉब्लम है गॉस लॉ से रिलेटेड, है ना। सब तो गॉसे लॉ और कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैं सवाल बता रहा हूँ आज, है ना। तो कहता है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दी 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के अंदर में, सेंटर पर, अंदर में कहीं भी, है ना, चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा, टोटल क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स, तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 बस। और कहेगा एक फेस के अक्रॉस बताइए, तो क्या हो जाएगा, 6 फेसेस होगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 होगा। अभी हम इसके बाद, इस प्रॉब्लम को बताने के बाद टिपिकल बातें बताते हैं कि फेस सेंटर पर चार्ज होगा तब क्या होगा, क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज होगा तब क्या होगा, है ना। टोटल कैसे फ्लक्स निकालेंगे एक फेस के क्रॉस, चाहे टोटल फ्लक्स, इस तरह की बात कर। यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन, अगर मान लो एक फेस के तरफ कहा तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0, और इसी में कहता इसी सवाल को बदल रहे हैं हम, केवल इसका ऐसे ऐसे हाफ कर देते, तो क्यू बाई 6 का हाफ हो जाता, हाफ सरफेस, 1/4 सरफेस, एक फेस का 1/4, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 का 1/4 हो जाएगा। तो उस तरह का सवाल आपको खुद मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो आगे मैं दिखाता हूँ। अभी इसी से रिलेटेड एक और सवाल, ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2, है ना। वो फिगर दिया है कि इस तरह का स्क्वायर है, और स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। हम लोग इस फेस के क्रॉस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग पहले गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पशन करते हैं, क्लोज सरफेस का। तो कैसा क्लोज सरफेस, क्यूबिकल, जिसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज होगा, और क्यूब का साइड क्या लेंगे, ए, यह a/2 है तो a/2 फेज ऊपर, तो एक पूरा क्यूब बन जाएगा इसी तरह का, जिसका साइड क्या होगा बच्चों, ए, और चार्ज उसके अंदर क्या चीज़, क्यू। तो एक टोटल फ्लक्स ओवर दिस क्यूबिकल सरफेस इज हाउ मच, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो इसके लिए फ्लक्स बराबर क्या होगा, इस फेस के क्रॉस सिर्फ, तो क्यू बाई क्या चीज़, 6 एप्सिलॉन 0, 6 फेस के क्रॉस इतना है, तो एक फेस के क्रॉस क्या होगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। ये बात सिखाए, छोटी सी बात। अब जो कहता है क्या, हम केवल पॉइंट बोलने जा रहे हैं, है ना। क्यूब बना दिए, और क्यूब के क्या चीज़ पर है, फेस सेंटर पर क्यू चार्ज है, तो हम लोग एक और क्यूब इसी तरह क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, और क्लोज सरफेस हो जाएगा, है ना। और वह गॉसियन सरफेस होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा मेरा बच्चा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। उस इसको और एक्सटेंडेड कर देंगे इसी तरह। तो अब लेकिन सिर्फ इसके क्रॉस फ्लक्स पूछा जाएगा, इस क्यूब के अक्रॉस, तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0। या फेस सेंटर वाला की बात हो गया, कौन सेंटर वाला, फेस सेंटर वाला। अभी हम पूरा फिगर नहीं बता रहे हैं आपको, अपने किताबों की सहयोग से फिगर को कंप्लीट करने का, वो सिर्फ मैं बोलता हूँ बोर्ड के लेवल की बात करें, और नहीं तो ऐसे तो आपको डाइजेस्ट कर लेना है, समझ गए, है ना, कि एक क्यूब और बना देंगे, या इस तरह का है एक चार्ज, आधा चार्ज इस क्यूब में, आधा चार्ज उस क्यूब में, पूरा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो एक क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू बाई 2i एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और इसके कॉर्नर पर जब चार्ज रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यह साइड अगर ए है तो 2a साइड का क्यूब कल्पना करेंगे, है ना। अब उसमें 8 गो क्यूब बनेगा। अब एक चार्ज और भी ध्यान देना है, कॉर्नर वाला बात करने जा रहे हैं। अगर कॉर्नर पर चार्ज आ जाए बच्चों, तो इस फेस के क्रॉस फील्ड इसी प्लेन में होगा, फील्ड इसी प्लेन में होगा, और इसके अपोजिट वाले फेस पर भी फील्ड उसी प्लेन में होगा, एरिया नॉर्मल होगा। उस तीनों पर फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। कहे तो ई और ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन हम लोग जो निकालेंगे तो वो टोटल फ्लक्स निकालेंगे कहाँ पर, व्हेन चार्ज पार्टिकल having charge q
ध्यान दोगे बच्चों, इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर का क्यूब है, चाहे एल साइड वाला क्यूब है तो 2L साइड वाला क्यूब बना देंगे, और ऊपर नीचे तो उस तरह से बॉक्स नुमा होगा, 4 बॉक्स नीचे हो गया जिसके सेंटर पर चार्ज हो गया, फिर 4 बॉक्स ऊपर 4 क्यूब, टोटल क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी 8, और जिसका साइड पहले वाला क्यूब के साइड के जस्ट डबल होगा और उसके सेंटर पर चार्ज हो गया क्यूब। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा 8 क्यूब के फेसेस के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा क्यूब बाई इप्सिलॉन 0, और एक क्यूब के क्रॉस तो क्यूब बाई 8 इप्सिलॉन 0 होगा, तो क्यूब बाई 8 इप्सिलॉन 0 बोलोगे बच्चों। अब उस क्यूब क्या 3 फेस के क्रॉस क्या होगा, एक क्यूब के लिए 3 फेस के क्रॉस फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, और 3 फेस के लिए होगा, तो एक फेस के लिए कितना फ्लक्स होगा, तो कितना हो जाएगा इसका 1/3 होगा, तो क्यूब बाई 24 इप्सिलॉन 0। ये 2 तरह की बात कर दी है, एक फेस सेंटर पर, एक कॉर्नर पर, और एक क्या है बॉडी के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर चार्ज क्यूब है तो क्यूब बाई इप्सिलॉन 0। अब इसी में हम कहे थे कि 1/4 हाफ जैसा एरिया हो कि उस तरह का फ्लक्स, ये सब आपको सोचना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के व्यू से। तो फेस सेंटर समझाए, क्यूब के सेंटर पर है तब, क्यूब के कॉर्नर पर है तब, है ना, किस तरह से आप एज्यूम करोगे, गॉसियन सरफेस की कल्पना करोगे, और टोटल फ्लक्स वाला कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर दे दिए, सो हम आपको दिखाने का कोशिश किए इस तरह। तो ये छोटा मोटा सवाल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। हम आप 2 पॉइंट बताने जा रहे हैं जो पिछले टॉपिक में लगभग हम छोड़ दिए थे। एक तरह से सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर और चाहे स्फेरिकल सेल, और दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर और हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, सेल्फ एनर्जी बोलने जा रहे हैं। 2 डेरिवेशन है, छोटा सा मैं करके दिखा देता हूँ। बच्चों सेल्फ एनर्जी बोलेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर बोले। एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस क्या है मेरे बच्चा r, है ना, इस पर क्यू चार्ज देना है, लेकिन एट इस टाइम सारा चार्ज जाएगा, सुने धीरे धीरे चार्ज 0 से बढ़ते बढ़ते है ना क्यू चार्ज तक जाएगा। मान लो जैसे अगर समझाने के लिए मैं पॉइंट बोलता हूँ कि अगर इसको 1 कूलम चार्ज दे दिए, समझ आने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 1 कूलम चार्ज दिया और देना है 10 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज दे दिए, फिर 1 कूलम और देंगे, 1 कूलम का मान लो कोई पैकेट है, 1 कूलम दिए, फिर दूसरे बाद 1 कूलम और देंगे, तो 1 कूलम जो चार्ज दे दिए पहले कंडक्टर पर, वह आने वाले 1 कूलम का रिपल्सन का रिपेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, सेल्फ एनर्जी बोल जाएगा उस टाइम पर। अभी 2 कूलम दे दिए चार्ज, तो फिर क्या करना होगा, 3rd कूलम देने के केस में फिर क्या है, वो 2 कूलम वाला रिपेल करेगा तो रिपल्सन और बढ़ेगा, तो ज़्यादा और वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह बात कंसेप्ट को बनाना है कि एट ए टाइम सारा चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज है ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देते चले जाएंगे तब। तो मान लो क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, जिस पर चार्ज कितना देना है हमको, कैपिटल Q देना है। लेट एट एनी इंस्टेंट charge on the conductor, charge on the cell be क्या Q, then electric potential of this cell V बराबर Q by 4 pi epsilon 0 R रेडियस वाले सेल पर Q चार्ज दे दिए, किस इंस्टेंट पर ले जाना है कैपिटल Q चार्ज तक,
तो कि इतना है। अब इस इंस्टेंट पर हम और कितना चार्ज दे रहे हैं, डी क्यू चार्ज, तो यह कितना वर्क करना पड़ेगा उस डी क्यू चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव डी क्यू चार्ज ऑन द कंडक्टर, सॉरी ऑन द सेल, इस इंस्टेंट पर जब चार्ज क्यू दे चुके हैं और बाद में चार्ज कितना करना चाह रहे हैं, क्यू से क्यू प्लस डी क्यू करना चाह रहे हैं, डी क्यू चार्ज और देना चाह रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर हाउ मच, डी क्यू इंटू भी इंटू डी क्यू, भी इंटू डी क्यू, इतना वर्क करेंगे तब यह डी क्यू चार्ज उस पर जाएगा, क्यू चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू डी क्यू। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव क्यू चार्ज ऑन द सेल इज ऑब्टेन्ड बाई, इसको 1 कर दें हम लोग, डी डब्ल्यू कर दें, चार्ज ऑन द सेल इज ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन लिमिट q बराबर 0 टू q बराबर कैपिटल Q। क्या होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरा बच्चा, है ना, तो सेंटर है O और ये सेल है, इस तरह से देख लिए, इतना, इसको पहले हम लोग क्या कर लें, मिटा लें, कुछ है नहीं, अब इंटीग्रेट कर देना है सिर्फ, इसका नया टर्म क्या सीखे, सेल्फ एनर्जी। ध्यान दो बच्चे, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन बराबर एप्सिलॉन 0 आर बाहर, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन मेरा बच्चा 0 से कैपिटल क्यू तक, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सीधे डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाई 2, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर वर्क डन। अब दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन is stored in the form of electrical potential energy which is also called self energy। U से लिखेंगे तो U बराबर हाउ मच, सॉरी यहाँ क्यू स्क्वायर, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपर लिमिट माइनस, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का केस देख ले बच्चों, आपको मैं पहले से रटा रखा हूँ, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स यू एफ माइनस यू आई, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड यू आई माइनस यू एफ। तो ये सर पॉइंट को आप बोलते रहोगे, कंसेप्ट तो जो बनाना है बना लिए हैं और बनाते रहें, लेकिन पॉइंट सब कुछ क्लू वाला सब याद रखने का ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम लोग सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की बात करने चले। पोटेंशियल एनर्जी of a uniformly charged solid sphere, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अब ये सॉलिड स्फीयर मान लो,
अब इस पर चार्ज हमको पूरे इंटायर वॉल्यूम में देना है। अब ये एक कंसेप्ट है, इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को लाएंगे और पहले कहाँ रखेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर पर, फिर उसके बाद इस तरह, उसके बाद हर स्फेरिकल सरफेसेस पर, सेल पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे। मान लो किसी इंस्टेंट पर एक्स रेडियस का क्या है, एक्स रेडियस तक वाले गोला पर चार्ज हम दे चुके हैं किसी इंस्टेंट पर, और उस पर फिर उसका हम लोग चार्ज कितना से, उस लेयर की मोटाई को, चार्ज के लेयर को कितना से dx से बढ़ाते। पहले चार्ज कहाँ से देना शुरू करें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, चार्ज हम लोग जहाँ देंगे वहीं, तो पहले सेंटर पर, इन्फिनिटी से सेंटर तक लाए, फिर जैसे जैसे चार्ज, तो किसी इंस्टेंट पर कितना रेडियस तक चार्ज असेंबल्ड हो चुका है, सज चुका है, तो x रेडियस तक। अब उस x से x प्लस dx करने में, x से x प्लस dx करने में मेरा बच्चा कितना वर्क करना पड़ेगा, और उस x का वैल्यू 0 से कैपिटल R तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये बी सी कुछ चार्ज मतलब सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इस पर चार्ज हमको देना है कैपिटल Q, जिसका रेडियस R है। भाषा को है ना क्या करना है, चार्ज को सजाते चले जाना है। तो क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट चार्ज assembled अप टू रेडियस कहाँ तक, x, सेंटर O ले लिया है, उस x तक। टोटल चार्ज क्या, Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज देना है पूरे पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस x, पूरा चार्ज कितना है बच्चों, Q जो देना है, सजाना है, और उसका पूरे का इंटायर वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यह वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गया रो, जिसको लिखते थे, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, दिस मच स्फीयर का, तो 4/3 पाई एक्स क्यू, तो Q/R/Q इंटू XQ चार्ज हो गया इस x रेडियस वाले गोला पर। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा एट दिस इंस्टेंट, इसी पर, एट दिस इंस्टेंट इज गिवन एज V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। तो Q के जगह क्या होगा मेरा बच्चा, Q/R/Q इंटू XQ, या चार्ज के जगह। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R रेडियस बोल, तो यहाँ रेडियस कितना, तो x, तो क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R/Q इंटू एक्स स्क्वायर, या पोटेंशियल निकला। अब कितना से हम चार्ज के लेयर का है ना, चार्ज के लेयर को बढ़ाना चाह रहे थे dx से, तो क्या होगा, अब अमाउंट ऑफ चार्ज lies on the spherical surface of radius x and of thickness dx, कितना होगा बच्चों, dq बराबर, वो dq छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज, q चार्ज तो है इतना, या इसको क्या लिख दे, स्मॉल q, पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, या वॉल्यूम हो गया इसका सिर्फ, या dx, ध्यान दोगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और उसको डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है, Q/4/3 पाई R/Q, 4 पाई गॉन, 3Q बाई R/Q इंटू एक्स स्क्वायर dx। कुछ छूटा नहीं बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3Q बाई
3q एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है, या डी क्यू निकल गया। चला, अब जैसे इससे पहले कर रहे थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द स्फीयर फ्रॉम q टू डी क्यू, कितना होगा बच्चों? थोड़ा सा ऊपर से भी हम लोग मिटा लें, इसी में आप लोग सिस्टम में लिखोगे, सिस्टमेटिक वे में मैं समझाते जा रहा हूँ आपको, नहीं तो इसका अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे आप लोग, और मिटा लिए हम। चलो बच्चों बताओ, amount of work done to increase the charge from Q to Q plus DQ, DQ से बढ़ाने के लिए DW बराबर V इंटू DQ, V का फॉर्मूला हुआ जस्ट अभी तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, और डी क्यू का फॉर्मूला निकाले 3q बाई आर क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। मेरा बच्चा क्या होगा? 3q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का पावर 6 इंटू ऊपर में x4 dx। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done to give Q charge on the non-conducting solid sphere, W बराबर, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r6, और वेरिएबल है यह दिस मच x4 dx। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से r तक। कुछ करना नहीं था, जो ऐसा कंसेप्ट पहले पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बनाए हुए हैं उसी का यूज करके चले जा रहे हैं। तो क्या होगा? चलो वर्क डन W बराबर 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r6, और यह x5 बाई 5, तो r5 बाई 5 बचेगा। अब कितना हो गया? r5 से r6 में से r बचेगा, तो w बराबर क्या होगा मेरा बच्चा? इसलिए w बराबर 3q स्क्वायर बाई 5 4 जा 20 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये निकल कर आया। और यही दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और विच इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। तो दैट इज सेल्फ एनर्जी U बराबर, वो भाषा फिर जैसे उसमें लिखा है वही भाषा यहाँ भी हो जाएगा मेरा बच्चा, कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्पेशली कॉल्ड क्या चीज? सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्ज स्फीयर कितना बच्चों? 3q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन 0 r। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाएगा और सेल्फ एनर्जी भी बोला जाएगा इनफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में। अब इससे रिलेटेड 2-4 सवाल फिर है ना देखेंगे अगले क्लास में। हम तो आप बोले थे कि इसको हम रोकेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ले चलेंगे, लेकिन अभी अब कुछ अगले लेक्चर में भी मैं बताने का कोशिश करूंगा सवालों को, है ना, इससे रिलेटेड जो UI माइनस UF, UF माइनस UI, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के आधार पर, है ना, एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर, इस सब से रिलेटेड कुछ तो जोड़ने का कोशिश करेंगे। मैं फिर से मैकेनिक्स को इसके हम लोग क्या किए, एक मेरा जो है ना बताने का तरीका है उसके हिसाब से मैं एक तरह से कंप्लीट कर रहा। मैं पिछले लेक्चर में बोला था कंप्लीट कुछ नहीं होता यार, आप उसमें आप थोड़ा सा आप जान गए तो उसकी जानकारी को और क्या करना है, आपको बढ़ाते चलना है। और सवाल का तो दौर रहेगा, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमको लोग को फेस करना है, बनाना है और उसको करते रहना है। आप लोग घर पर रहकर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, है ना, अपने गार्जियंस की बात को मानते हुए, है ना, सरकारी गाइडलाइंस को लेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सब गाइडलाइंस को मानते हुए सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई करेंगे खूब,
तो घर पर रह के पढ़ना ही है आपका ड्यूटी। चलिए, तो आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ें, है ना। बस मेरी यही कामना है कि आप आगे बढ़ें खूब। आज की पढ़ाई यही तक बच्चों। घसीट देंगे।